प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे हम स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या, फिर स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों की टोटल ऊर्जा, मतलब कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की। तो इसमें 3 डेरिवेशन निकल के आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या से। स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। देखते हैं पहले इसका फिगर। जैसे हमारे पास नाभिक है, तो नाभिक पर जो आवेश है वो Ze है, केंद्र पर है। Z हमारे पास क्या है? परमाणु क्रमांक है, और E हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और जो इसकी त्रिज्या है वो स्मॉल r है। था यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो वृत्ताकार कक्षा में स्मॉल b वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? m है, और आवेश कितना है? E है। तो आवेश रहेगा हमारे पास E, और द्रव्यमान कितना रहेगा हमारे पास m। अच्छा, नाभिक पर कैसा आवेश है? धन आवेश है। कितना है? Ze है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हमारे पास है? E है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक तो बल कार्य करेगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्योंकि आवेश कैसे हैं? आवेश विपरीत हैं। जब आवेश विपरीत हैं तो विपरीत आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। तो पहले हम कौन सा बल निकालेंगे? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल निकालेंगे। फिर आपने पढ़ा होगा अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है? जब कोई पिंड किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, तो उस पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। वो बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्र बल कहलाता है। तो अभिकेंद्र बल F इक्वल टू कितना होता है? mv²/r होता है। तो एक बल कौन सा काम करेगा इस पे? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। और दूसरा हमारे पास कौन सा बल कार्य करेगा? हमारे पास अभिकेंद्र बल। फिर हम क्या करते हैं? दोनों बलों को आपस में बराबर कर देंगे। जो कंडीशन आई आपके सामने आ जाएगी। तो हम लिखते हैं, माना नाभिक का आवेश Ze तथा त्रिज्या स्मॉल r है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m, वेग v, तथा आवेश E, जो कि नाभिक के चारों ओर
स्थायी कक्षा में घूम रहा है। घूम रहा है। तो यहां दो बल कार्य करेंगे। पहले हमारे पास कौन सा रहेगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो वैद्युत बल, हमने इसको एफ ई मान लिया। तो वैद्युत बल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन क्या रहेगा हमारे पास? आर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? बल का परिमाण लगेगा। परिमाण तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 जेड Q2 E अपॉन कितना हो गया? आर स्क्वायर। तो एफ ई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा? फर्स्ट रहेगा। अब इसके बाद कौन सा बल कार्य करेगा? अब यहां बेटा बल कार्य करेगा हमारे पास अभिकेंद्र बल। कौन सा बल? अभिकेंद्र बल। अवकेंद्र बल हमने इसको एफ सी लिख दिया। अवकेंद्र बल क्या होता है? एफ बराबर होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास कितना है? एम। वेग कितना है? वी। एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारे पास? सेकंड। अब ये दोनों बल हमें क्या करने पड़ेंगे? आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास हम लिख देंगे यहाँ पे एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां क्या होगा? आर से ये घात चली जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। हमने इसको इक्वेशन नंबर मान लिया थर्ड। अब समझते हैं। बोहर के अनुसार बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? स्थायी कक्षा में घूम रहा है। तो कोणीय संवेग हमारे पास क्या होता है? MBR बोहर के अनुसार। कोणीय संवेग MBR बराबर NH अपॉन कितना हो गया हमारे पास? 2 पाई। उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग क्या होता है? h/2 पाई का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। अब क्या करते हैं? हम इस समीकरण का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या रहा हमारे पास? फोर्थ रहा। हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड रहा। एक इक्वेशन हमारे पास कौन सा रहा? फोर्थ रहा।
अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 4 में समीकरण 3 का क्या करते हैं, भाग लगा देंगे। देखिएगा, समीकरण 3 का भाग, जैसे हम भाग लगाते हैं तो समीकरण 4 हमारे पास क्या है, जो समीकरण नंबर 4 है वो है एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रहा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर कितना है हमारे पास, ये बराबर है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन, ये बराबर का साइन यहाँ से उठा के यहाँ लगा देंगे हम आके, और नीचे हमारे पास समीकरण नंबर 3 कौन सा है, समीकरण 3 है वन एम बी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना रहा, आर। इसमें देखिएगा एम से एक घात चली गई, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एम आर स्क्वायर। इसमें पहली चौथी और दूसरी तीसरी का गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर। तो हमारे पास 4 से 4 चला गया, पाई से एक घात चली गई और इस आर से एक घात ये चली गई, तो हमारे पास क्या बचा, एम आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई जेड ई स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। इधर हमारे पास द्रव्यमान क्या है, एक्स्ट्रा है, एम को क्या करेंगे, इधर किसमें एम गुणा में है, इसको इधर ले जाएंगे, किसमें चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो हमारे पास R इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, त्रिज्या का व्यंजक निकल के आया। अगर यहां से देखा जाए तो H कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट है, z परमाणु क्रमांक कांस्टेंट है, e हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट है। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। जो r है, जो त्रिज्या है, वो कक्ष संख्या के वर्ग के कैसी है, अनुक्रमानुपाती है। स्थायी कक्षाओं की कक्ष संख्या के वर्ग के कैसी है, अनुक्रमानुपाती है। अतः अनुमत स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या उनकी कक्ष संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती
होती है। अतः अनुमत स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या उनकी कक्ष संख्या के वर्ग के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो अब हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं बोहर त्रिज्या के लिए। बोहर त्रिज्या के लिए इसमें हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारे पास। और हमारे पास देखा जाए तो एन पहली कक्षा हो जाएगी, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन के स्थान 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 और अपॉन क्या बचेगा पाई एम ई स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। देखते हैं स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए आपको बोहर की परिकल्पना में जाना पड़ेगा। बोहर ने कहा था कि अनुमत स्थायी कक्षाओं के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास बिहेव करके हम लिखेंगे MBR, मतलब ये हमारे पास क्या रहा, कोणीय संवेग किसके बराबर रहा, NH/2π, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 करके रहती है। n का मान अगर 1 होगा तो पहली कक्षा में, n का मान 2 होगा तो दूसरी कक्षा में, अगर n का मान 3 होगा तो तीसरी कक्षा में, n का मान 4 होगा तो चौथी कक्षा। अच्छा, हमें इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना इलेक्ट्रॉन का वेग। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे v इज इक्वल टू हो जाएगा NH/2πmR। लेकिन यहां से हमारे पास v निकल के आ गया। अगर देखा जाए तो हमारे पास r का मान क्या है, r का मान अभी आपने निकाला था, बट r इज इक्वल टू आपने निकाला था n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। हम ये मान उठाए किस में रख देंगे, इसका मान रख देंगे हम वेग वाले व्यंजक में। तो नाउ v इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं r का मान रखने पर r का मान रखने पर आप इसमें r का मान रख दीजिए। तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, NH/2πm, और जो r का मान हमारे पास है वो है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो यहां देखिएगा पाई से पाई चला गया, m से m चला गया, n से n चला गया, h से h चला गया। तो हमारे पास क्या बचता है, जेड ई स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा। तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच एप्सिलॉन 0, और ये हमारे पास क्या बचता है 2। तो ये निकल के आ गया हमारे पास वेग का व्यंजक। तो वेग के व्यंजक की कंडीशन हमारे पास ये आ गई, v इज इक्वल टू
जेड ई स्क्वायर 2NH एप्सिलॉन 0। यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास जेड क्या है, जेड कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। इससे स्पष्ट हो जाता है वी जो व्युत्क्रमानुपाती है वो हमारे पास किसके है, एन के है। तो वी हमारे पास क्या है, वी हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का वेग, एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास कक्ष संख्या है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः स्थायी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो कक्ष संख्या के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा अतः व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।